राजनीतिक समाजशास्त्र। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अब ये बात तो आप देखेंगे ही कि जब से व्यवस्था उपागम आया, जब से व्यवहारवाद आया, व्यवहारवाद व्यवस्था उपागम ने दो चीज़ें आगे बढ़ा दी कि इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन को एक दूसरे से मिलाया जाए। और इसे शायद लुडविग बर्टलान्फी जब व्यवस्था की बात किया करते थे तो उनका प्रयास तो यहाँ तक था कि क्यों न हम एक ऐसा विषय बना दें जिसके द्वारा सभी विषयों की भविष्यवाणी वैज्ञानिकता की जा सके, सभी विषयों को हम एक साथ समझ लें, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन संयोग की बात है कि लुडविग बर्टलान्फी तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उसका प्रभाव ये रहा कि बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन शुरू हो गए, अंतर विषयक। यानी सवाल है कि पॉलिटिक्स को सोशियोलॉजी से काट कैसे देखा जाए, पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से हम काट कैसे देखें, एक ही साथ देखें। और सही मायने में पॉलिटिक्स क्या अध्ययन करता है? व्यक्ति का व्यवहार, वोटिंग व्यवहार। पॉलिटिक्स का अध्ययन करेगा पार्टी, दबाव समूह। और समाजशास्त्र का अध्ययन करेगा परिवार, समाज, शहरीकरण, ये समाज अध्ययन करेगा। तो वाकई दोनों में तो एक ही है। कास्ट क्या है? समाज देखेगा। वोटिंग बिहेवियर क्या है? पॉलिटिक्स देखेगा। तो क्या बिना सामाजिक व्यवस्था को, धर्म, जाति और परिवार को देखे बिना क्या हम राजनीति को समझ सकते हैं? उत्तर है नहीं। इसलिए जब हम आगे चलेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ कास्ट, क्लास, एथनिसिटी। इसका मतलब है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तो हमें पढ़ना है। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? कैसे राजनीति समाज को प्रभावित करती है और कैसे समाज राजनीति को प्रभावित करता है। बात देखिए, कैसे राजनीति किसको प्रभावित करती है? समाज को। और कैसे समाज किसको प्रभावित करता है? राजनीति को। हम इस अंतर संबंध को देखेंगे तो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। बात को ध्यान दे दें, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अलग है, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। राजनीतिक समाजशास्त्र में क्या है? अंतर संबंध देख रहे हैं कि समाज ने कैसे प्रभावित किया राजनीति को। तो समाज का मतलब क्या है? जाति। समाज का मतलब क्या है? धर्म, नृजाति, भाषा, परिवार। समाज ने कैसे प्रभावित किया राजनीति को? और राजनीति क्या है? मतदान व्यवहार। राजनीति क्या है? दल का निर्माण। ये क्या है? राजनीतिक समाजशास्त्र। व्यवहारिक भाषा में कहें, हम बार बार कहते हैं व्यवहारिक एग्जाम्पल लिखने में बहुत यूज नहीं होते। लिखने के लिए वही बात की यूज करिए, आपके नोट्स में है, पीपीटी में है। सैद्धांतिक बातें समझने के लिए हमेशा हम व्यवहारिक बातों का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर हमेशा आपको याद रखना है। इसलिए आप देखेंगे भारत में, अगर आप देखना चाहें पार्टी का निर्माण, जरा सोच के देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाइए, ज़्यादातर पूरे भाग में पूरा का पूरा जाति के आधार पर पार्टीज बनी है। तो जाति क्या है? समाज। और पार्टी क्या है? राजनीति। तो समाज राजनीति को प्रभावित करे तो राजनीतिक समाजशास्त्र। लेकिन दूसरी तरफ से भी राजनीति भी समाज को प्रभावित करती है। कैसे? अब राजनीति क्या है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो समाज कैसे प्रभावित करेगी? समाज में लोगों ने एकजुटता स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नया राजनीतिक सिस्टम है उसमें सभी के लिए समानता है। तो सब लोगों ने अपनी हैसियत बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसलिए जब से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति में बड़ा अवेयरनेस आया, जागरूकता आ गई। ये परिवर्तन किसने किया? राजनीति ने समाज को बदल दिया। राजनीति ने समाज को बदला। आज हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये परिवर्तन कौन कर रहा है? राजनीति परिवर्तन कर रही है समाज में। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में ये मुद्दा नहीं है कि समाज श्रेष्ठ है या राजनीति। मुद्दा ये है कि दोनों का अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बात ध्यान रखने की है, राजनीतिक समाजशास्त्र का मतलब जहां हम पूरकता की बात करें, जहां हम ये ना बात करें कि एक प्रभावी है दूसरा द्वितीयक है, जहां में कहें जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो क्या है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। दूसरी है, एक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, एक है राजनीतिक समाजशास्त्र, दूसरा है समाजशास्त्र की राजनीति, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। ये दोनों अंतर है। कई बार एक है सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का समाजशास्त्र।
सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अलग है। अब सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने समाज को प्राथमिक बता दिया और राजनीति को द्वितीयक बना दिया। यहाँ पे अलग है। जैसे आप देखेंगे सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने समाज को प्राथमिक बना दिया है। जैसे आप देखेंगे कि समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज ही राजनीति को निर्धारित करता है, उल्टा नहीं होता। ये सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स है, ये राजनीतिक समाजशास्त्र नहीं है। राजनीतिक समाजशास्त्र में हम किसी को प्राथमिक नहीं मानते, दोनों को अंतर संबंधित मानते हैं, दोनों एक दूसरे का पूरक मानते हैं। जैसे आप देखेंगे सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, ये कहते हैं कि भाई समाज ही निर्धारित करता है राजनीति को। और किसी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से यद्यपि इस बात पे अदा तक झगड़ा रहा है कि किसी प्रोफेसर से सोशियोलॉजी के पूछेंगे भाई ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किसका बच्चा है, तो कह रहे सोशियोलॉजी का है। हम कहते हैं ना ना भाई पॉलिटिकल साइंस का है। आप याद रखिए पॉलिटिकल साइंस में दो प्रकार के, और एक और भी ध्यान में रखने की बात है, कुछ लोग तो हमारे यहाँ ऐसे रहे, कहा जाता है कि हमारे मार्क्स ऐसा विचारक था जो कहा करता था समाज ही निर्धारित करता है राजनीति को, और उससे समाज का मतलब इकोनॉमी था। दूसरा मैकियावेली था, मैकियावेली है जिसको हम पढ़ेंगे भी आगे। तो मैकियावेली ने कहा ना ना भाई राजनीति ही तय करती है समाज को, राजनीति तय करेगी कैसी इकोनॉमी हो, कैसी राजनीति पर पहले आती है, समाज द्वितीयक है। मार्क्स आ रहा है समाज पहले आती है, राजनीति द्वितीयक है। इन दोनों बातों के बीच में असली बात सही है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स से अलग है, क्योंकि सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है, समाज शास्त्र की, समाज की प्राथमिकता हो जाती है, और फिर राजनीति द्वितीयक हो जाता है। यहाँ राजनीति सेकेंडरी हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि दोनों का महत्व है, राजनीति और समाज दोनों अंतर संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अंतर संबंधित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं है, अंतर्निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बजाय एक ही किसी को प्रभावित करता हो। तो यहाँ प्राथमिकता द्वितीयता का सवाल नहीं है। तो ये बेसिक मीनिंग है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, पहला बेसिक मीनिंग। अब उसके बाद हमारा काम बड़ा सरल हो जाता है, उसके बाद तो मामला बड़ा सरल है। अगर ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब है तो उसमें क्या क्या पढ़ा जाए। इसलिए बात देखिए, सर्टोरी ने जो बात अभी हमने बताई वो सर्टोरी ने कहा है। अब देखिए लिखने की भाषा में सर्टोरी का भी यूज़ करेंगे, सामान्य भाषा में तो हमने बता दिया। तो सर्टोरी ने कहा भी है कि भाई देखो सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स अलग है और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अलग है, ये बात सर्टोरी ने कह दी। अब हमें देखना है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या, विषय वस्तु क्या क्या है। तो आप याद रखिए हमने आपको बताया होगा जैसे जैसे पहले राजनीति का मतलब बड़ा संकीर्ण माना जाता था। भाई राजनीति का मतलब क्या था, राज्य सरकार का अध्ययन, और समाजशास्त्र के अध्ययन में भी संकीर्णता थी। तो जैसे जैसे राजनीति का अध्ययन आगे बढ़ा, राजनीति के दायरे राज्य सरकार से आगे बढ़ते चले गए। अगर आपको याद होगा तो पहले राज्य राजनीति के अध्ययन में राज्य के अध्ययन और सरकार के अध्ययन तक की बात की गई। राजनीति के अध्ययन में सरकार और राज्य के अलावा मुद्दों की बात की नहीं गई। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो अब कहते हैं कि राजनीति समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, तो फिर इसमें दो विद्वान हैं, ग्रीर एंड ओरलेंस, ये मानते हैं कि मूलतः राजनीति समाजशास्त्र में वही चीजें आती हैं जो राज्य के इर्द गिर्द होती हैं। अब आप देखेंगे राज्य के इर्द गिर्द क्या होती हैं, तो स्वाभाविक रूप में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आएगी। राज्य के इर्द गिर्द क्या होगी, सत्ता होगा, शक्ति होगी, सत्ता शक्ति राज्य के इर्द गिर्द आएगी। अगर हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का आधार बना लें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बड़ा सिंपल सा है, ये सब इसलिए मैंने कहा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखने में आपको टफ लगता है बड़ा सिंपल सा, बड़ा साइंटिफिक है, और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत उपयोगी है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लीजिए उससे 2-3 सवाल पक्का आ जाता है। इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं होता भाई जहाँ एकदम निश्चित तौर पर सवाल आ जाए। तो अब अगर अगर हम देखें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का सिंपल मतलब है राज्य सरकार के अध्ययन तक सीमित होना, तो राज्य के पास क्या है, सत्ता है, अथॉरिटी है। राज्य के पास क्या है, पावर है। राज्य के पास क्या है, राज्य के पास है कि भाई दंड देने की शक्ति है। इसलिए आरंभिक मतलब माना गया कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है
जो भी राज्य और सरकार से संबंधित हो। तो राजनीतिक समाजशास्त्र का पहला अध्ययन क्या है? राज्य केंद्रित। क्योंकि पहले राजनीति का मतलब ही राज्य माना गया। अब राज्य के पास है, अथॉरिटी है। ये किसने माना? ऑरलेंस और ग्रीर ने। शक्ति है, राज्य के पास अथॉरिटी है, शक्ति है, राज्य का स्वरूप कल्याणकारी है, राज्य के दंड देने की शक्ति है, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में इस बात को ध्यान में रखा गया। ये किसने कहा? ऑरलेंस, ग्रीर और ऑरलेंस ने। लेकिन जैसे जैसे तो आप देखेंगे कि फिर इसी बात को विस्तार कर दें तो राज्य क्या करता है भाई? कैसे अपनी सत्ता का प्रयोग करे? सत्ता क्या है? शक्ति का वैध रूप। कैसे लेजिटिमेसी स्थापित करे? विचारधारा स्थापित करके। भाई राज्य बताएगा कि हम कल्याणकारी हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये काम किसका है? राज्य का, जो शक्ति सत्ता का प्रयोग करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में, भाई राजनीति में आगे राज्य के अलावा क्या जुड़ने लगे? दबाव समूह, दल व्यवहार, दल समूह। उसके बाद है समाज का अध्ययन, अर्थ का अध्ययन। धीरे धीरे राजनीतिक का अध्ययन व्यापक होने लगा, केवल वो राज्य सरकार के अध्ययन तक सीमित नहीं रहा। इसलिए उसका दूसरा अप्रोच फिर क्या आ गया कि राजनीति शास्त्र का व्यापक मतलब जो एंड्रू एफ्रोट और लिप्सेट और बेंडिक्स ने किया। तो राजनीति शास्त्र का व्यापक अप्रोच कौन मान रहा है? लिप्सेट, बेंडिक्स और एंड्रू एफ्रोट। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो संकीर्ण मतलब था, और दूसरा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का दीर्घकालिक मतलब है, एक समग्र अभिप्राय है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का अगर समग्र अभिप्राय देखा जाए तो इसकी व्यापक अभिप्राय को देखा जाए तो एंड्रू एफ्रोट ने बात कही। एंड्रू एफ्रोट का कहना है कि जो भी समाज में गतिविधियां होती हैं और जहां भी शक्ति का बंटवारा होगा, अब समाज में जब भी कोई समूह होगा, अब समूहों की हित आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो समूह की हित और आवश्यकता अलग अलग होगी तो समाज में संघर्ष भी होंगे, और समाज में संघर्ष होगा तो शक्ति का प्रभाव होगा, और जहाँ जहाँ शक्ति का प्रभाव होगा वहाँ वहाँ राजनीति का आना स्वाभाविक है। तो राजनीति के मायने केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीति में क्या शामिल कर लिया गया? शक्ति का वितरण। यानी अगर हम पावर पॉलिटिक्स को, शक्ति को राजनीति का पर्याय मान लें, संघर्षों के समाधान का मूल अभिप्राय अगर हम राजनीति माने, तो सही मायने में राजनीति समाज के हर समूह में विद्यमान है, वो चाहे धार्मिक समूह हो, चाहे सामाजिक समूह हो, क्योंकि हर जगह सत्ता और शक्ति का संघर्ष चल रहा है। अब एंड्रू एफ्रोट की बात मान ले फिर तो हर समुदाय और हर समूह में जो शक्ति का संघर्ष है वो पावर है, और इस वजह से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का दायरा बहुत बढ़ जाता है। और आप ये बात देखेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों कहा गया कि समाज के हर समूह को समझा जाए? क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया था कि परंपरागत जो अप्रोच था, जो परंपरागत अप्रोच है, उसने तो समाज की बात की ही नहीं, केवल वो संविधान तक ही रह गया। आधुनिक अप्रोच जो है, चाहे उसमें ईस्टर्न है, चाहे ऑमंड एंड पावल है, उन लोगों ने जो हमेशा चीज़ों को तुलना के रूप में देखेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, लिखते समय भी तुलना करके देखिए। तो ऑमंड एंड पावल जैसे लोगों ने, ईस्टर्न ने ये तो बात कहा कि व्यवस्था परिवेश में काम करती है, लेकिन वो परिवेश क्या है उसका कभी उल्लेख नहीं किया। व्यवस्था एक परिवेश में काम करती है, व्यवस्था का एक वातावरण है, और हम इसका तो मतलब समझते हैं कि वो सामाजिक परिवेश है, वो सांस्कृतिक परिवेश है, लेकिन वो परिवेश सही मायने में है क्या, उसकी कभी वास्तविक व्याख्या नहीं की। इसीलिए पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नामक नए अप्रोच का निर्माण हो गया। तो आप कहेंगे, इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि अप्रोच एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अप्रोच कैसा है? परंपरागत है, आधुनिक है, ये अप्रोच है। अप्रोच कैसा है? मानकीय है और थोड़ा वैज्ञानिक है, ये अप्रोच है। स्कोप का मतलब है आज के दौर में अगर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है तो ज़रा सोच के देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ गया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब उसमें किस चीज़ का अध्ययन होने लगा? लिप्सेट और बेंडिक्स जैसे लोगों ने कहा कि अब इसमें, लिप्सेट जिन्होंने पॉलिटिकल मैन नामक किताब लिखी, तो ये लोग मानते हैं कि राजनीति का एक व्यापक मतलब होता है। राजनीति केवल राज्य सरकार के संदर्भ में नहीं समझी जा सकती।
राजनीति तो समाज के हर समूह में विद्यमान है। इसलिए लिप्सेट और बेंडिक्स जैसे लोगों ने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब क्या बताया कि इसमें दबाव समूह भी शामिल होते हैं, इसमें राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, वोटिंग बिहेवियर भी होता है, इसमें नौकरशाही को भी हम शामिल करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे की पूरी जितनी भी चीज़ें व्यवहार में चलती हैं उन सबको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अपने दायरे में शामिल कर लेता है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कोई किताब उठा के देखेंगे तो उसमें दल लिखा होगा, दबाव समूह लिखा होगा, फिर उसमें नौकरशाही की बात भी आएगी, लोग वोट कैसे करते हैं इसकी बात आएगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आएगी। यानी सारी बातें क्या हैं, व्यवहारिक, सारे मुद्दे हैं व्यवहारिक। और स्वाभाविक रूप में अगर चूंकि अब एक एक एग्जाम्पल को देखिए, चूंकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, समाज भी इसे प्रभावित करेगा, और समाज को प्रभावित कौन करेगा, राजनीति, और राजनीति को प्रभावित कौन करेगा, समाज। अगर ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है तो हर एलिमेंट को आप इसी तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल समाज से प्रभावित होता है और समाज को प्रभावित भी करता है। दबाव समूह, कोई भी एग्जाम्पल आप देख लेंगे, दबाव समूह समाज को प्रभावित करता है। दबाव समूह मान लीजिए अगर पॉलिटिकल है तो समाज को प्रभावित करेगा और समाज से प्रभावित भी होगा। नौकरशाही, इसका मतलब है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मूल मतलब क्या है कि राजनीति भी समाज को प्रभावित करती है और समाज भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो राजनीतिक एलिमेंट क्या है, दबाव समूह, दल व्यवस्था। लेकिन अगर आप बिना समाज को दल व्यवस्था की समझ तो आप नहीं रख सकते। और इसलिए कहा जाता है भारत में अगर बहुदलीय प्रणाली है तो इसका मूल कारण क्या है, समाज बड़ा ही विविधतापूर्ण है, और जहाँ समाज बड़ा विविधतापूर्ण होगा वहाँ पे बहुदलीय शासन प्रणाली का आना स्वाभाविक है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब अगर रिचर्ड ब्रॉनगार्ड की परिभाषा देखें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो आपको लगेगा जितनी व्यवहारिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आजकल वो सब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में शामिल होती है। और एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे होगा, अब हम नौकरशाही की तुलना करेंगे, पार्टी की तुलना करेंगे, दबाव समूह को कंपैरिजन करेंगे। यानी हमारी तुलना सरकार और संविधान की नहीं होगी, जैसा अरिस्टोटल ने किया था, जैसा फाइनर जैसे लोगों ने करने का प्रयास किया था। इसलिए तो आधुनिक अप्रोच है। तो मूल बात को हमें हमेशा संदर्भ में ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था, अगर ये आधुनिक अप्रोच है तो आधुनिक में क्या खास बात है जो परंपरागत में नहीं थी। और जब हम ब्रॉनगार्ड की बात देखें तो राजनीतिक समाजशास्त्र में हर राजनीतिक संरचना को समझते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हम हर राजनीतिक संरचना को समझेंगे। तो राजनीतिक संरचना का मतलब क्या है कि उसमें दबाव समूह है, उसमें इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी है। और संयोग की बात है, दबाव समूह और राजनीतिक दल को तो हमें अलग से भी पढ़ना है। बात ध्यान देखिए, आप पूछेंगे क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल नहीं होती क्या? उत्तरे शामिल होती है, लेकिन चूंकि इनका इनका ध्यान संविधान पे था ही नहीं। जितने भी तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम है उनका विश्लेषण उनका संविधान से सरोकार नहीं है, सरकार से मतलब नहीं है। वो तो देखना चाहते हैं कि व्यवहार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आप जानते हैं जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर कुछ और है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अप्रोच से के लोगों से पूछेंगे, ये देखो स्ट्रक्चर की बात तो करते नहीं थे, इंस्टीट्यूशन की बात करते थे। तो विधायिका, कार्यपालिका उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन था। आज ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ये सारे उन्हें स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता, जो व्यवहारिक रूप में होते हैं। और फिर देखेंगे राजनीतिक जीवन से सरोकार जितना भी है वो सब कुछ राजनीतिक समाजशास्त्र का भाग है। तो राजनीतिक जीवन से, पॉलिटिकल लाइफ से क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है, चुनाव का व्यवहार, जनमत, भाई किसने कहाँ वोट दिया, किस सरकार के बारे में किसकी कैसी सोच है, यही तो जनमत है। इन सब के संबंध में जानकारी फिर कौन देगा, ओपिनियन पोल, चुनाव प्रणाली, ये सब पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अगली बात है राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन। अब जब कहते हैं डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन, बड़ा सिंपल सा मतलब इसका है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जब हम कहते हैं राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, तो आपको हम याद दिला दें भाई, पॉलिटिकल लीडरशिप एक शब्द को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। अलग अलग लोग बस इस बात को अलग अलग लिख सकते हैं और बाकी कोई फर्क नहीं है।
पॉलिटिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है। हाँ, ये बात अलग अलग है कि लोग अलग अलग उसको अलग विद्वान अलग परिभाषित करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अभिप्राय बस सिंपल सी है। बस उसको देखने से पहले आपको ये बता दें कि पॉलिटिकल लीडरशिप का सीधा सा मतलब है कि कैसे, अब हम नेतृत्व का भी अध्ययन करेंगे। नेतृत्व कैसे पता चलेगा, समाज कैसा है, समाज में किसका प्रभाव है, समाज आधुनिक है, शहरीकृत है। तो इन सब नेतृत्व को समझने के लिए हम सामाजिक व्यवस्था को भी समझेंगे। लेकिन अगर हम दो शब्दों का मतलब यहाँ बता दें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, बाकी के मतलब समझ में आ गए। अगर हम कहें कि यानी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, राजनीतिक समाजशास्त्र में क्या पढ़ा जाएगा, पहला राजनीतिक विकास। तो आप कहेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, ये राजनीतिक विकास क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात देखिए, डेवलपमेंट वैसे भी देख लीजिए, जब आप छोटे थे तो हम उतने डेवलप नहीं थे, और एक बच्चे की तुलना में वयस्क ज़्यादा डेवलप माना जाता है। कारण ये है कि बच्चा कम डेवलप माना जाता है क्योंकि वो बहुत सारे प्रकार नहीं कर पाता जो वयस्क कर लेता है। उसमें बहुत सारे विभाजन नहीं होते जो वयस्क कर लेता है। अब इसको व्यवहारिक रूप में समझिए। किसी बच्चे से पूछेंगे, छोटा बच्चा है जो भी किसी को पहचान नहीं पाता, तो वो माँ को अगर पहचानेगा तो अगर कोई और दूसरी महिला उससे मिलती जुलती होगी उसको माँ ही कहेगा। गाय को अगर देखेगा तो नील गाय भी होगी गाय कहेगा, और शायद भैंस को भी गाय ही कह देगा। इसका मतलब है छोटे बच्चे में चीज़ें डिवीज़न की क्षमता उसमें नहीं होती, उसमें स्पेशलाइजेशन की क्षमता नहीं होती, और वो बहुत सारे कार्यों को एक ही करके मान के चलता है, जबकि वयस्क में ऐसी क्षमता होती है। इसे लूसियन पाई की बात देखेंगे। जब डेवलपमेंट की बात, हम लूसियन पाई की बात न करके भी सामान्य शब्दों में कह लें कि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, एक होता है पॉलिटिकल राजनीतिक विकास, और मान लीजिए कि पहले पॉलिटिकल सिस्टम तो शुरू से था। तो जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी शासन की, जैसे राजा का शासन, जो राजतंत्र है, वो कहा जाता है ये राजनीतिक विकास का भाव है। क्यों? अगर हम राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आना, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। भाई राजनीतिक विकास कैसे हो रहा है, हम राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आ रहे हैं, यानी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का फिर मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है, स्वाभाविक रूप में सभी को स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, कार्य का विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है, यानी विधायिका कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग अलग बढ़ जाती हैं, और फिर इसमें क्षमता भी होती है, विशेषीकरण भी होता है, स्पेशलाइजेशन भी होता है। तो ये ज़्यादा डेवलप पॉलिटिकल सिस्टम है। इसलिए पॉलिटिकल विकास का सीधा सा मतलब है, जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, जो राजतंत्री व्यवस्थाएं थी, तानाशाही व्यवस्थाएं थी, उस तानाशाही व्यवस्था का लोकतांत्रिक हो जाना, यही तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसका मतलब है, अब आप पूछेंगे धार्मिक शासन पॉलिटिकल डेवलप है या सेकुलर शासन, तो उसका एग्जाम्पल है सेकुलर शासन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या माना जाए, राजा का शासन। तो राजा के शासन में क्या होता था, राजा के शासन में आप देखेंगे एक ही राजा, तो शक्तियों के विभाजन का राजा के शासन में हमेशा भाव था। भाई एक ही राजा था, वही विधायिका था, वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, ये राजा ही था। एक ही राजा सबकी भूमिका का निर्वाह करता था। तो आप देखेंगे फिर विभाजन नहीं था, राजा के शासन में स्वतंत्रता थी ही नहीं, और राजा का शासन उतना क्षमतावान भी नहीं था। आज तो आप देखेंगे, आज हमारा शासन, इन राजा के शासन क्षमतावान क्यों नहीं था, कोई व्यवस्थित पुलिस थी नहीं, सेना थी नहीं, सामंतों की सेना लेके, पुलिस लेके उनकी लड़ाई करता था, और इसलिए राजा की क्षमताएं बहुत कम हुआ करती थी। आज तो आप देखेंगे कि क्षमता भी है। और आधुनिक राजनीतिक विकास का मतलब क्या है कि जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम आधुनिक हो, जहाँ पे कार्यों का विभाजन हो, कार्यों का विशेषीकरण हो, स्वतंत्रता और समानता हो, धार्मिक शासन के बजाय पंथ निरपेक्ष शासन हो, ऐसा सिस्टम पॉलिटिकली डेवलप कहा जाएगा। इसलिए राजतंत्री तानाशाही शासन, ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। तानाशाही शासन में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का भाव माना जाता है।
अब इस बात पे आप विवाद हमेशा कर सकते हैं, देखिए विवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब फिर कहेंगे फिर वो जो साम्यवादी शासन है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है, वो क्या है? भाई साम्यवादी तो एक दल के शासन की बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की बात करते हैं। साम्यवादी शासन में ऐसा शक्तियों का विभाजन तो नहीं होता, आज़ादी भी नहीं होती। आपने देखा होगा, अभी मैं न्यूज़ में आपका पढ़ रहा था, जो चाइना के इतने बड़े लीडर हैं जैक मा, उनका चीन के राष्ट्रपति से कोई विवाद हो गया और वो चीन में लापता है। तो अब ये बड़ा विवाद का सवाल है, क्या साम्यवादी दल को या साम्यवादी व्यवस्था को आधुनिक विकसित कहा जाए ना कहा जाए? तो लोग कहते हैं भाई नहीं, हम नहीं कर सकते। अब ये समस्या हमेशा होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो परिभाषा दी जाती है वो कहीं ना कहीं उदारवादी लोकतंत्र को ध्यान में रख के दी जाती है। इसलिए ये आलोचना तो हर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच में आप लगा सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विद्वान यूरोप और अमेरिका के हैं और उन्होंने हर चीज़ को इस तरीके से परिभाषित किया जो करीब यूरोप और अमेरिका में थी। तो ये हम क्यों मान लें कि स्टालिन ने जो सिस्टम लगाया सोवियत संघ में वो विकसित नहीं था, अमेरिका यूरोप का सिस्टम ज़्यादा विकसित था? क्या वहाँ वाकई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं था? क्या वाकई वहाँ आज़ादी नहीं थी? या आज़ादी के मायने क्या होते हैं, इस पर बड़ी बहस संभव है। लेकिन हम थियरी में देखते हैं, हमारा एक सरोकार ये है कि अगर हम देखें कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझना चाहें तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि राज्य शासन, प्राचीन शासन से कबायली शासन की तुलना में, राजा के शासन की तुलना में आधुनिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन आ जाए, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात हो, व्यक्तियों में समानता की बात हो और शासन प्रणाली में कार्यों का विशेषीकरण हो। अब इन्हीं मान्यताओं को आप देखेंगे तो लुसियन पाई ने अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रखा है, हंटिंगटन ने अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रखा है, ऑमंडन पाउल ने भी कहा है। लेकिन सबकी बात आप देखेंगे तो घूम फिर के फिर वहीं आएगी। दूसरी बात है मॉडर्नाइजेशन, फिर क्या है? आधुनिक, अब ये सब भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो विचारकों के, देखिए इसलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट एक होता है, फैक्ट बदल सकते हैं, फैक्ट बदल जाएगा। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या है? अब संयोग की बात है, यानी एक होता है परंपरागत समाज, दूसरा होता है आधुनिक समाज। एक होता है परंपरागत समाज, दूसरा होता है आधुनिक समाज। तो परंपरागत समाज कैसा होता है? जहाँ पे समूह की प्रधानता होती है, समूह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समूह का मतलब जाति, धर्म, भाषा, ये सब समूह है। आधुनिकता में किसका महत्व हो गया? व्यक्ति का, समुदाय का नहीं। यानी परंपरागत में समुदाय या समूह का महत्व था, आधुनिकता में व्यक्ति का महत्व था। परंपरागत समाज में आस्था का महत्व था, आधुनिकता में तर्क और विवेक का महत्व है। तर्क और विवेक का महत्व है। परंपरागत समाज में राजा का शासन था, धार्मिक शासन था। आज शासन कैसा हो गया? पंथ निरपेक्ष हो गया। यही तो आधुनिकता है। अब जैसे भी कह लीजिए, इसकी बड़ी सारी परिभाषाएं की जा सकती है कि यानी परंपरागत समाज जो व्यक्ति समुदाय प्रधान था, व्यक्ति प्रधान हो गया। परंपरागत समाज आस्था प्रधान था, तर्क और विवेक की बात आ गई। और परंपरागत समाज धार्मिक था, वो कैसा परिवर्तित हो गया? सेकुलर या पंथ निरपेक्ष। अब ये परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के बीच की मूल विभाजक रेखा है। ये इन दोनों के बीच का मूल अंतर है। इसको और आप बढ़ा सकते हैं कि परंपरागत समाज बड़ा गतिहीन किस्म का था, आज बड़ा गतिशील समाज है। और गतिशीलता हर जगह है, व्यवसाय में, मनोविज्ञान में। पहले लोग सोचा करते थे भाई जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष मार पाना। आज ऐसा नहीं है, आज तो भाई भौतिक विकास है। अब ये है परंपरागत से आधुनिकता की तरफ जाना। और इसलिए राजा के शासन का लोकतांत्रिक शासन में बदल जाना, ये भी तो मॉडर्निटी है। राजा के शासन का लोकतांत्रिक शासन होना, ये मॉडर्नाइजेशन है। यानी मॉडर्नाइजेशन को हम सामाजिक रूप में भी समझ सकते हैं, समूह के समाज से व्यक्ति प्रधान समाज बदल जाना। आर्थिक रूप में समझ सकते हैं, सामंतवादी व्यवस्था का पूंजीवादी व्यवस्था में आ जाना। ग्रामीण समाज का शहरी समाज में आ जाना, यही तो आधुनिकीकरण है। और फिर
राजतंत्री शासन लोकतंत्र की तरफ जाना, ये मॉडर्नाइजेशन है। तो जब आप मॉडर्नाइजेशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं समाज और राजनीति की अंतर्क्रिया आई जाती है, क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा तो राजनीति भी आगे बढ़ जाएगी, और फिर राजनीति आगे बढ़ेगी, समाज को प्रभावित करेगी। तो जब भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन देखेंगे, तो अपने आप आपको फिर समाज और राजनीति की अंतर्क्रिया दिख जाएगी। फिर आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर ये बताओ, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट में क्या अंतर समझा जाए। वास्तविक मुद्दा ये है कि चूंकि जो मॉडर्नाइजेशन, अब देखिए, जो गलतफहमी हो जाती है सामान्यतः, जिसको लोगों ने बाद में दूर किया। अब सवाल ये है, क्या सेकुलरिज्म जो न माने वो मॉडर्न नहीं है? महात्मा गांधी सेकुलरिज्म नहीं मानते थे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि पश्चिम दुनिया में, यूरोप में आधुनिकीकरण इसी तरीके से आया, अब यूरोप के समाज का विकास ऐसा ही हुआ। तो क्या जो यूरोप के समाज के हिसाब से आगे न बढ़े, क्या वो मॉडर्न नहीं है? तो और संयोग की बात है, साम्यवादियों के विकास का तरीका था वो ऐसा नहीं था। साम्यवाद में, रसिया में जो डेवलपमेंट हुआ वो अलग तरीके से हुआ। और जरा सोच के देखिए, इसलिए हमने कहा गांधी। अब सवाल है कि एक व्यक्ति जो धर्म को ही मानने वाला हो सकता है, बड़ा आधुनिक हो सकता है। अब इसका मतलब, अब इसीलिए जो गलतफहमी हो गई कि मॉडर्नाइजेशन को, कहीं न कहीं लोगों ने, मॉडर्नाइजेशन और पश्चिमीकरण में हमें अंतर करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। और लेकिन पश्चिम के लोगों ने यही समझ लिया कि भाई जो वेस्ट में हुआ उसी के हिसाब से आप काम करिए तो आप मॉडर्न हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता है कि हम आधुनिकता को अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं। अलग अलग समाजों में आधुनिकता के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और ये कौन तय करेगा कि व्यक्ति का प्रधान होना ही आधुनिक होता है? ये कौन तय करेगा? मतलब जहाँ पे समुदाय की महत्व होगा वो समाज आधुनिक नहीं होगा, इसका मतलब हम परिवार की देखभाल करते हैं फिर हम मॉडर्न नहीं, पिछड़े हैं। ये बात तो ठीक नहीं है। क्योंकि जो पश्चिम का समाज था, भौतिकवादी हुआ, वहाँ वैज्ञानिक क्रांति आई, औद्योगिक समाज हुआ, तो उस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सभी समाजों की व्याख्या पर्याप्त और उचित नहीं है। अगर इसी को हमने मॉडर्नाइजेशन मान लिया, यही एकमात्र मॉडर्नाइजेशन का रूप नहीं है, दुनिया में और भी सारे तरीके हो सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक किस्म का होता है, जो भौतिकवादी नहीं होता, वो भी तो समानता और आज़ादी की बात करता है। तो क्या वो पिछड़ा है? क्या वो पिछड़ा है? तो क्या पश्चिम जैसे हम वाहन का प्रयोग करें, पश्चिम जैसे शहर बना लें, पश्चिम जैसे कपड़े पहन लें, ये आधुनिकीकरण है या वेस्टर्नाइजेशन है? इसीलिए अगर व्यक्ति की आज़ादी, तर्क विवेक, ये आधुनिकीकरण का मतलब है, तो वेस्टर्नाइजेशन से फ़र्क है। यानी हो सकता है कि हमारा तरीका कुछ और ही हो, हमारा तरीका कुछ और भी हो कि हम उस बात को न फॉलो करते हुए भी आधुनिक हो जाएं। और दूसरी बात है, पश्चिम में, इसलिए पहला आपको बता दें कि आधुनिकीकरण का मार्क्सवादी तरीका अलग है। इस तरीके से नहीं मार्क्सवाद आता है। मार्क्सवादी तरीके में तो राज्य के द्वारा सारी व्यवस्था को मॉडर्न बना लिया गया। वहाँ ये प्रक्रिया तो नहीं आई। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि यूएई में मॉडर्नाइजेशन नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात में भले ही धर्म का बड़ा प्रभाव है, धार्मिक शासन है, लेकिन आप देखिए व्यक्तियों को आज़ादी है, तर्क विवेक की बात की ही जाती है, समाज में बड़ी संपन्नता है। तो हम क्यों न मान ले कि फिर सिंगापुर ने कहा कि भाई हम पश्चिम जैसा शासन नहीं अपनाएंगे, पश्चिम में तो परिवार को महत्व नहीं है, बड़ों को महत्व नहीं है, हम ऐसा थोड़ी शासन अपनाएंगे। तो ये बड़ा डिबेट का विषय है कि मॉडर्नाइजेशन पश्चिम के अलावा भी हो सकता है। पहली बात, इसे मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन के अनेक रूप हो सकते हैं। पश्चिम में जो उपयोग किया गया वो एक रूप है। साउथ ईस्ट एशिया में अलग हो सकता है, रसिया में अलग हो सकता है, इंडिया में अलग हो सकता है। तो मॉडर्नाइजेशन को हम वेस्टर्नाइजेशन न समझें, पश्चिमीकरण न समझें, पहला। दूसरी बात है, दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट एक जैसा है? तो अगर आप देखेंगे, विचारकों की बहुत सारी इसमें विचारक हैं, ऑर्गेन्स्की जैसे लोगों को देखेंगे, हंटिंगटन जैसे लोगों को देखेंगे, तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट एक ही तो है। क्योंकि ये आधुनिक, अगर डेवलपमेंट डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का विकास है, तो आया कहाँ से? आधुनिकता से ही आया। आधुनिकता में राष्ट्र राज्य बने, फिर लोकतंत्र आया, उदारवाद तो आधुनिकता की देन है। तो एक श्रेणी के विचारक हैं जो मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं है। सही मायने में जब समाज आधुनिक हुआ, उसी का परिणाम है कि राजनीतिक व्यवस्था विकसित हो गई।
तो दोनों एक जैसे हैं, मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट एक जैसा है। लेकिन अगर फिर हमने कहा कि पश्चिमी परिप्रेक्ष्य हटा दिया जाए, भारत जैसे परिप्रेक्ष्य को लिया जाए, अब जरा सोच के देखिए, अगर हम आर्थिक रूप में कहें तो जब आज़ाद हुआ भारत, तो आर्थिक रूप में भारत मॉडर्न नहीं था, क्योंकि आर्थिक रूप में मॉडर्निटी का मतलब है पूंजीवाद लाना। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में पूंजीवाद तो आ गया, पश्चिम की मशीन तो आ गई, पश्चिम के कल्चर को स्वीकार नहीं किया गया। वो कल्चर कैसा था? व्यक्ति प्रधान चिंतन, धर्म पंथ निरपेक्ष चिंतन। इसलिए कहा गया कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण अलग अलग है। और ठीक उसी प्रकार से कहा गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन अलग अलग है। कैसे? क्योंकि हो सकता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि भारत जैसा रजनी कोठारी जैसे लोगों ने भारत का क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन अभी ना हुआ हो। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे पश्चिम एशिया का, जहां मॉडर्नाइजेशन आपको दिखेगा लेकिन वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहां भी राजा का शासन चलता है, धर्म का प्रभाव है। ईरान देखेंगे, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो वहाँ मॉडर्नाइजेशन तो है, आधुनिकीकरण तो है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए रजनी कोठारी जैसे लोग मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर विचारकों ने मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एक ही जैसा माना है। कहने का सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक विकास कैसे होगा? भाई समाज के विकास के परिणाम स्वरूप तो समाज और राजनीति फिर जुड़ गए, और जब राजनीतिक विकास होगा तो समाज को बदलेगा ही। जैसे भारत में आप देखें, भारत में अगर लोकतंत्र आया तो राजनीतिक विकास हो गया। अब लोकतंत्र आने के बाद समाज में बड़ा स्पष्ट बदलाव हुआ, लोकतंत्र के आने के बाद समाज में बड़ा स्पष्ट बदलाव हुआ, दोनों के अंतर संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, भाई समाज और राजनीति दोनों को समझना पड़ेगा। तो ये सब राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के भाग हैं, ये सब राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के भाग हैं। तो ये है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट और ये है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र। अब अगर अंत में देखना चाहें आप, तो फिर हम ये देख लें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की आलोचना किन लोगों ने की है। भाई आप तो जानते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं हर सिस्टम की आलोचना है, और एक आलोचना तो बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उपागम है, उस सब कहीं न कहीं वेस्टर्न सोसाइटी को मॉडल मान के आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी गड़बड़ी है। उनके उनके ज़हन में कहीं न कहीं डेमोक्रेसी एक बड़ा एलिमेंट है। इसका मतलब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जितने भी उपागम हैं, वो वेस्ट सेंट्रिक दिखते हैं, और सही मायने में ये तो उसकी उत्पत्ति से भी देखा जा सकता है। जब 1960 के दशक से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई, तो कहीं न कहीं उनका उद्देश्य क्या था? मार्क्सवाद को काउंटर करना। उनके उद्देश्य में मार्क्सवाद को काउंटर करना एक बड़ा पर्पस था, और इस वजह से अमेरिका और यूरोप के लोग जिन्हें जो देखा, जो समाज देखा, तो ये गड़बड़ी तो हर हर अप्रोच में हो जाती है कि वो एशिया के समाज को, अफ्रीका के समाज को यूरोप से तुलना करने के बजाय वो कहीं न कहीं यूरोपीय समाज को आधुनिक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं। यानी सब कुछ का मानक कौन है? यूरोप है। ये दोस्त तो हर जगह दिखता है। लेकिन उसके अलावा एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के साथ तो ये भी समस्या है कि आखिर में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किसका पार्ट है? यहाँ पे बड़ा झगड़ा हो जाता है। समाज ये एक ऐसा विषय, यानी ये किसका बच्चा है? समाजशास्त्रियों से पूछा तो कहेंगे ना ना भाई, ये तो हमारा ही बच्चा है, ये तो हमारा पार्ट है। जबकि सर्टोरी कहते हैं नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी किसका पार्ट है? सर्टोरी ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। समाजशास्त्री कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा भाग है। और अगर आप देखेंगे कि डुवर्जर जैसे लोगों ने तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के मतलब को ही बदल दिया। सर्टोरी कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, इसलिए आप देखेंगे, जबकि कोजर जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं? ये समाजशास्त्र का भाग है। अब ये इसकी खामियां बता सकते हैं, आप ये इसकी खामी बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर्टोरी और कोजर के मत यहाँ पे अलग अलग हैं,
और इसीलिए आपको दिखता भी है कि सही मायने में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, एक उधार लिया गया सब्जेक्ट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक उधार लिया गया सब्जेक्ट है जो अलग अलग जगहों से हमने ले रखा है। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि इसके अलावा जो आलोचना है कि भाई जब भी तुलनात्मक राजनीति की बात की जाती है तो क्या होगा, क्रॉस नेशनल, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सोसाइटियल हम ऐसा अध्ययन करें। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मूल उद्देश्य क्या था कि क्रॉस नेशनल का मतलब है कि राज्यों की बाउंड्री इसके बीच में ना आए, हम सभी प्रकार के राज्य और समाजों को समझें और सभी प्रकार की संस्कृतियों की तुलना करें, सभी प्रकार के समाजों की तुलना करें, यही तो क्रॉस होता है। लेकिन क्या वाकई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने सभी प्रकार के समाज, संस्कृति और राज्यों को समझा, या उन्होंने पश्चिमी राज्य को ये अध्ययन को ही मानक बना दिया? ये आलोचना तो हमेशा होती है। तो पहला तो ये किसका बच्चा है, इस बात में मतभेद है। कोजर कुछ और कहते हैं, समाजशास्त्री लुईस कोजर, और सर्टोरी का कुछ और मत है। और डुवर्जर ने तो ये कह दिया कि अरे भाई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये पॉलिटिकल साइंस कहो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहो, इस बात में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब बड़ा सोच के देखिए, अगर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में कोई फ़र्क नहीं है, इसका फिर ये मतलब हो गया पॉलिटिकल साइंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। और फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट, तो आप जानते हैं कि मार्क्सिस्ट ने कहा अरे भाई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में सब तो अध्ययन कर लिया, अरे अर्थव्यवस्था कहाँ गई, समाज का मूल फैक्टर क्या है, इकोनॉमी, उसको छोड़ के सारी चीज़ अध्ययन कर लिया। तो मार्क्सवाद की आलोचना तो होती है। मार्क्स कहेगा भाई जब तक हम इकोनॉमी को न समझ लें तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए अगला जो अप्रोच होता है यही खामी से शुरू होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी।